हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ पूजा। दोस्तों, आज इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एकदम बेसिक टू एडवांस। ठीक है, बेसिक टू एडवांस हम लोग पढ़ने वाले हैं। छोटी चीज़ को लेकर हम लोग हायर लेवल तक स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज़ें क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके एडवांस की तरफ चलेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है बच्चों? ऐसी प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग टुगेदर वेरियस ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटीज, dissimilarities and phylogenetic descent is known as biological classification। बच्चों, क्लासिफिकेशन के समय जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने क्या किया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है ना, डिफरेंट तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स थे उनकी सिमिलरिटीज़, उनकी डिससिमिलरिटीज़ और उनके इंसेस्ट्रल जो कैरेक्टर थे, ओंटोजेनेटिकली जो कैरेक्टर्स थे, उनकी बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुपिंग कर दिया है ना, उनके ग्रुप बना दिए। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसी को हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले है ना, अर्लीस्ट टाइम, सबसे फर्स्ट टाइम अरिस्टोटले ने दिया था। ठीक है, जो अरिस्टोटले हैं इन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स को ऑब्जर्व किया और उन्होंने प्लांट्स को उन्होंने हर्ब्स एंड श्रब्स एंड ट्री में डिवाइड किया। ठीक है, प्लांट्स को उन्होंने हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री में डिवाइड किया। उनके जो फिजिकल कैरेक्टर्स थे, उनकी सिमिलरिटीज़, डिसिमिलरिटीज़ थी, उनके बेसिस पर। इसके बाद जो एनिमल्स थे, ठीक है, एनिमल्स को उन्होंने कैसे क्लासीफाई किया? एनिमल्स को उन्होंने उनके जो रेड ब्लड सेल्स थी है ना, रेड ब्लड सेल्स की बेसिस पर उन्होंने एनिमल्स को क्लासीफाई किया। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास रेड ब्लड सेल्स थी उनको उन्होंने एर्थ्रोसाइट्स वाले ग्रुप में अलग रखा, और ऐसे एनिमल्स जिनके पास रेड ब्लड सेल्स नहीं थी उनको अलग रखा। तो सबसे फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन का जो आइडिया आया था वो अरिस्टोटले के माइंड में आया, और अरिस्टोटले ने सबसे फर्स्ट टाइम प्लांट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 ग्रुप्स में रखा, हर्ब्स, सर्व्स एंड ट्री में, और एनिमल्स को उनके आरबीसी जो ब्लड था उसके प्रेजेंस पर रखा। ठीक है, आरबीसी के प्रेजेंस और एब्सेंस पर। तो ये सबसे बेसिक पॉइंट है, सबसे फर्स्ट जिसे आपको याद रखना है। उसके बाद हमारे आए कैरोलस लीनियस। ठीक है, उसके बाद आए कैरोलस लीनियस और उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस ने दिया। उन्होंने सभी के सभी ऑर्गेनिज्म को किंगडम एनिमेलिया में रखा, और जितने भी प्लांट्स थे, सर्व्स थे, हर्ब्स थे, ट्री थे, उन सभी को किंगडम प्लांटी में रखा। तो कैरोलस लीनियस आए और उन्होंने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें उन्होंने 2 किंगडम बनाए। फर्स्ट किंगडम आपका एक किंगडम जो आपका एनिमेलिया, और दूसरा किंगडम जो कि प्लांटी। उसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अर्नेस्ट हैकल ने प्रपोज किया। अर्नेस्ट हैकल आए, उन्होंने और डिटेल स्टडी किया, तो उसके बाद उन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने 3 किंगडम्स दिए। ठीक है, जिसमें उन्होंने एनिमेलिया को रखा, एनिमेलिया किंगडम। इसके बाद प्लांटी किंगडम, और उसके बाद उन्होंने एक किंगडम दिया प्रोटिस्टा। ठीक है,
और एक किंगडम उन्होंने दिया प्रोटिस्टा। सभी के सभी यूनिसेलुलर, ठीक है, सभी के सभी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, सॉरी, सभी के सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस किया। ठीक है, तो आप याद रखेंगे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नेस्ट हैकल ने दिया। उन्होंने 3 किंगडम दिए, एनिमेलिया किंगडम, प्लांटी किंगडम एंड प्रोटिस्टा किंगडम। प्रोटिस्टा किंगडम में सभी के सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे भी आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। जो 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, इसको कोपलैंड ने दिया था। ठीक है, कोपलैंड ने इसे प्रपोज किया था 1956 में। 1956 में उन्होंने 4 किंगडम बनाए। ठीक है, उन्होंने 4 किंगडम, तो 4th किंगडम कौन सा इंक्लूड किया, तो उन्होंने जो 4th किंगडम था दैट इज़ मोनेरा। ठीक है, उन्होंने मोनेरा को इंक्लूड किया, जिसमें उन्होंने सभी के सभी प्रोकैरियोट्स को रखा। ठीक है, यूनिसेलुलर सभी के सभी प्रोकैरियोट्स को उन्होंने मोनेरा में प्लेस किया। और इससे पहले जो हमारे पास 3 थे उनको उन्होंने एज इट इज़ ही रखा। ठीक है, एनिमेलिया, प्लांटी एंड प्रोटिस्टा, इसको उन्होंने एज इट इज़ ही रखा जैसे कि हैकल ने किया था। तो कोपलैंड ने क्या किया, जितने भी बैक्टीरियल सेल्स थे, जितने यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे, उन सभी को उन्होंने किंगडम मोनेरा में प्लेस किया। तो इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। 4 किंगडम सिस्टम किसने प्रपोज किया था, ये आपसे पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे कोपलैंड ने 1956 में। और अगर आपसे पूछा जाए कि वो 4th किंगडम कौन सा था, तो वो आपका 4th किंगडम था मोनेरा। ठीक है, वो आपका 4th किंगडम क्या था, मोनेरा। इसको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आर.एस. व्हिटेकर आए और उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया। ठीक है, जो मोस्ट एक्सटेबल है और जिसको हम लोग पढ़ते हैं, है ना, यही सबसे ज़्यादा कॉमन जो आपका क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो है आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आर.एस. व्हिटेकर ने 1969 में प्रपोज किया था। उन्होंने जो अपना 5th किंगडम है दैट इज़ फंजाई। जो 5th किंगडम था, जो आर.एस. व्हिटेकर हैं, उन्होंने 5th किंगडम जो इंक्लूड किया था वो था फंजाई। तो एनिमेलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड फंजाई, ये 5 किंगडम्स हैं जिनको आर.एस. व्हिटेकर ने क्लासीफाई किया। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया, आर.एस. व्हिटेकर ने 1969 में। और इनके 5 किंगडम्स क्या हैं, एनिमेलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड फंजाई। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। इन सभी के सभी किंगडम के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। ठीक है, इसके बाद एक और किंगडम क्लासिफिकेशन आपसे पूछा जाता है, और एक किंगडम सिस्टम है दैट इज़ 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको किसने दिया था, कार्ल ऊज ने। ठीक है, कार्ल ऊज ने इसको प्रपोज किया था। एंड उन्होंने जो अपना 6th किंगडम इंक्लूड किया, वो उन्होंने क्या किया कि जो मोनेरा था आपका, ठीक है, जो 5th किंगडम आपका मोनेरा था, उसको उन्होंने क्या किया, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया में उन्होंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 6 किंगडम सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं एनिमल किंगडम, प्लांटी किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, फंजाई किंगडम एंड मोनेरा में उन्होंने आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया को अलग अलग ग्रुपिंग किया। ठीक है, अलग अलग रखा। तो इस तरीके से हम 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जिसको कार्ल ऊज ने प्रपोज किया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसके बाद एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ 3 डोमेन सिस्टम। नाउ 3 डोमेन सिस्टम,
थ्री डोमेन सिस्टम जो हमारा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसी को हम लोग थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, बात को ध्यान से सुनना। जो हमारा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसी को थ्री डोमेन सिस्टम भी कहते हैं। कार्ल वुज ने क्या किया था कि उन्होंने 3 डोमेन्स बनाए थे। ठीक है, फर्स्ट डोमेन को उन्होंने कहा आर्किया। ठीक है, सेकेंड डोमेन को कहा उन्होंने बैक्टीरिया, जिसमें ट्रू बैक्टीरिया को रखा, और थर्ड डोमेन को कहा उन्होंने यूकेरिया। यूकेरिया जिसमें सभी के सभी यूकैरियोट्स को रखा, जैसे एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई एंड किंगडम प्रोटिस्टा। तो यूकेरिया में सभी के सभी यूकैरियोट्स को रखा। ठीक है, जिसमें आपके 4 किंगडम आते हैं, एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई एंड प्रोटिस्टा। और उन्होंने जो मोनेरा था उसी को जो है 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया। ठीक है, जो कि आपके यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है, तो इसी को थ्री डोमेन सिस्टम भी कहते हैं। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना, अगर थ्री डोमेन सिस्टम पूछा जाए तो ये आपका जो है कार्ल वुज ने ही इसको प्रपोज किया था, और ये आपके 3 डोमेन है, आर्किया, बैक्टीरिया, ठीक है, एंड यूकेरिया। क्लियर? आई होप यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने किंगडम्स की बात कर ली है ना, अलग अलग किंगडम्स हमने देखे, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। यहाँ तक देख लिया हम लोगों ने। इसके बाद भी हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको किंगडम में इंक्लूड नहीं किया गया है ना। सम ऑफ द acellular organism and lichens which are not classified in the 5 kingdom classification by Whittaker are the following। जिनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया वो हमारे पास क्या क्या है, वायरसेस है ना। वायरसेस को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं रखा गया। जो वायरसेस हैं ये कैसे हैं, आसेलुलर हैं ना। कुछ बेसिक बातें कर लेंगे आज, उसके बाद हम लोग डिटेल में वायरस का एक वीडियोस अलग से पढ़ेंगे, बैक्टीरिया का अलग से पढ़ेंगे, वायरॉइड एंड प्रॉन्स का। ठीक है, तो सभी लोगों को पता है कि जो वायरस है वो हर जगह प्रेजेंट है ना, सॉइल, एयर, हर जगह प्रेजेंट है। और ये क्या होते हैं, इनमें जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो डीएनए या तो फिर आरएनए, और इसके साथ साथ प्रोटीन कोट प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद साथ साथ क्या, प्रोटीन कोट प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ जो वायरसेस हैं ये लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिव लिंक हैं। ये होस्ट सेल के बाहर है ना, ये होस्ट सेल के बाहर इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब ये होस्ट में इंटर करते हैं तभी ये एक्टिव होते हैं, यानी कि तब ये डिजीज़ को कॉज करते हैं। ठीक है, वायरसेस टर्म की बात करें तो पास्चर ने दिया था। तो लॉट्स ऑफ पॉइंट हैं जो कि हम लोग डिटेल में वायरस के बारे में पढ़ेंगे। तो वायरस को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कहीं नहीं रखा गया, इन्हें हम लोग अलग से पढ़ते हैं है ना। उसके बाद अगर बात करें वायरॉइड्स की है ना, वायरॉइड्स की बात करें तो ये भी क्या है, आसेलुलर पार्टिकल्स हैं। जो वायरॉइड्स हैं दे आर द स्मॉलेस्ट इन्फेक्टियस एजेंट फाउंड, दे कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड बट लैक ऑफ प्रोटीन कोट। जो वायरॉइड्स हैं, ठीक है, इनकी डिस्कवरी टीओ डाइनर ने की थी। उन्होंने पोटैटो में देखा स्पॉन्डल ट्यूबर डिजीज़ जो है ये एक कॉजेटिव एजेंट के द्वारा हो रही है, जिसे उन्होंने क्या कहा, ये क्या था, कॉजेटिव एजेंट फ्री आरएनए था। ठीक है, क्या था, फ्री आरएनए था। तो उन्होंने इसे वायरॉइड्स टर्म दिया। ठीक है, तो वायरॉइड्स की डिस्कवरी का क्रेडिट टीओ डाइनर को जाता है। जो वायरॉइड्स हैं ये ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, प्रोटीन एब्सेंट होती है। ठीक है, एंड ये जो इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है वो काफ़ी लो इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है, लाइक 15,000 to 13,000 डाल्टन तक इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, तो ये बेसिक बात थी वायरॉइड्स की, और वायरॉइड्स मेनली प्लांट्स में डिजीज़ को कॉज करते हैं। ठीक है, ये बात भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, प्रॉन्स जो हैं इनको भी कहीं जगह नहीं मिली एनिमल किंगडम में है ना, तो इन्हें भी हम कहाँ सेपरेटली पढ़ते हैं, इन्हें सेपरेट रखा गया। अगर बात करें प्रॉन्स की
तो दे कॉन्टेन एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स एंड हैव अ साइज सिमिलर टू वायरसेस। वायरस के सिमिलर ये स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं और ये एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, जब हमारी बॉडी में एक नॉर्मल प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है और वहाँ पर ट्रांसमिटिंग के दौरान डिफ़ॉल्ट या फिर उनकी मिस फोल्डिंग के कारण इनका शेप चेंज हो जाता है। जो नॉर्मल प्रोटीन्स है इनका शेप चेंज हो जाता है, इससे ये क्या हो जाती है, मिस फोल्डेड हो जाती हैं और ये डिजीज़ को कॉज करने लगती हैं। ठीक है, ये डिजीज़ को कॉज करने लगती हैं और ये जो डिजीज़ कॉज करती हैं ये न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़ को कॉज करती हैं। ठीक है, जैसे अगर बात करें कैटल्स में, तो प्रियॉन्स की वजह से कैटल्स में वोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफेलोपैथी डिजीज़ देखने को मिलती है, जिसे BSE भी कहते हैं, जो कि मेनली किसके कारण होती है, प्रियॉन्स के कारण होती है। ठीक है, तो याद रखना प्रियॉन्स के पास जेनेटिक मटेरियल कोई नहीं है ना, DNA या RNA नहीं होता है ना, ये क्या है, ये ओनली और ओनली प्रोटीन्स हैं, एबनॉर्मल प्रोटीन्स। ठीक है, और BSE के सिमिलर ह्यूमंस में एक डिजीज़ देखने को मिलती है जिसे हम क्रुटिसफेल्ड जैकोब डिजीज़ कहते हैं। इसके साथ साथ प्रियॉन से एल्जाइमर डिजीज़ कॉज होती है, क्रू डिजीज़ कॉज होती है जिसे हम लॉफिंग डेथ भी कहते हैं, इसमें ह्यूमंस की हंसते हंसते डेथ हो जाती है। और इसके साथ साथ स्कारपी डिजीज़ आप भेड़ में देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद बात करें लाइकेंस की। लाइकेंस को भी किसी किंगडम में प्लेस नहीं किया गया, लाइकेंस को भी सेपरेट रखा गया। दे आर सिम्बायोटिक म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन ऑफ एल्गा एंड फंजाई। लाइकेंस क्या हैं, जो एल्गी एंड फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। ठीक है, जो लाइकेन है इनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, ये फाइकोबायंट एंड माइकोबायंट से मिलकर बने हैं। हम लोग लाइकेंस का चैप्टर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, 1 बाय 1 सभी लाइकेंस की क्लास, लाइकेंस के नेम। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ बेसिक पॉइंट्स ही आपको ध्यान रखने हैं। द एल्गा इज ऑटोट्रॉफिक एंड प्रोवाइड फूड whereas द फंगस प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड शेल्टर। जो लाइकेंस हैं ये हमारे एल्गी एंड फंजाई से मिलकर बने हैं, है ना। तो जो एल्गी है वो क्या करती है, वो फोटोसिंथेटिक है, तो इनके लिए फूड का फॉर्मेशन करती है। एंड जो फंगस हैं ये कैसे होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, तो ये क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्शन और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, किसको, एल्गी को। ठीक है, तो एल्गी और लाइकेन के म्यूचुअल एसोसिएशन से जो नया प्लांट्स का फॉर्मेशन हुआ, जो नया एक थाइलस स्ट्रक्चर बना, इसी को हम लोग लाइकेंस कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, लाइकेंस। क्लियर। उसके बाद जो लाइकेंस हैं ये गुड इंडिकेटर होते हैं किसके, पॉपुलेशन के। ठीक है, या अगर कहीं पे ये गुड इंडिकेटर होते हैं एयर पोल्यूशन के। ठीक है, एयर पोल्यूशन के ये गुड इंडिकेटर होते हैं। अगर इन्वायरमेंट में एयर में जो है जो पैल्यूटेड हमारी एयर्स हैं वो ज़्यादा प्रेजेंट हैं, है ना, लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये CO2, इनका अमाउंट ज़्यादा बढ़ गया है, तो वहाँ पर लाइकेन ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये थे कुछ बेसिक पॉइंट्स आपके लाइकेन से रिलेटेड। लाइकेंस को हम लोग डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आई होप यहाँ तक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। और यहाँ से तो क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, प्लांट किंगडम या फिर किंगडम प्लांटी, है ना, प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप कंटिन्यू अपनी स्टडी को करते रहिए। आप अपना टारगेट फिक्स करके चलें कि आपको 2024 में और 2023 में जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन्हें आपको क्लियर करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।